जेठानी का बटवा। शांता की दो बहुएं थी, कामिनी और कुसुम। कामिनी जेठानी थी और कुसुम देवरानी। कुसुम को बाहर का खाना पीना शॉपिंग करना काफ़ी अच्छा लगता था, पर उसका पति हरीश उसे ज़्यादा पैसे नहीं देता था। दूसरी तरफ कामिनी खुद कमाती थी, तो उसे अपने पति के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन जब कुसुम मन ही मन सोचती है, इसका अच्छा है, जब जो मन करता है अपने लिए ले आती है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। कुसुम ये सब मन में सोच रही थी, तभी कामिनी हाथ में एक सुंदर मेकअप किट लेकर घर में घुसती है। वो देखकर कुसुम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो फिर सोचने लगती है कि काश उसके पास भी अपने पैसे होते तो वो मर्जी का सामान खरीद पाती। कुसुम का तो मन कर रहा था कि वो अपनी जिठानी का किट देखे, पर फिर सोचती है कि अपने पति से ही मांग लेगी। शाम को जब हरीश घर आया तो वो उससे 5,000 मांगती है। 5,000? इतने पैसों का क्या करोगी? अरे कोई ज़रूरी चीज़ लानी है क्या? हाँ, अपने लिए मेकअप किट लेना है। हैं? मेकअप किट? नहीं नहीं, इस चीज़ के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। कुसुम चिल्लाने लगती है। किस्मत ही खराब है मेरी, जाने कैसे घर में शादी हो गई, एक चीज़ मर्जी की नहीं ले सकती। इतनी ही देर में उसकी सास शांता आ जाती है और हरीश से अपनी किट्टी के लिए 3,000 मांगती है। हरीश बिना सवाल पूछे अपनी माँ को 3,000 दे देता है। ये देखकर कुसुम का खून खौल जाता है। उसे बस यही लग रहा था कि सबको पैसे मिल ही जाते हैं, बस उसी के पास पैसे नहीं रहते। वो सोच रही होती है, तभी उसे अपनी जेठानी का पर्स दिखता है। पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती और जाकर उसका पर्स उठा लेती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। वो वापस रख देती है, पर उसकी नज़र रह रह कर पर्स पर जा रही थी। वो एक बार खोल ही लेती है और उसमें रखे हज़ारों रुपये दिख जाते हैं। वो जल्दी से वापस पर्स बंद कर देती है। इतनी ही देर में उसकी सास कामिनी से किसी चीज़ के लिए रुपए मांगती है और कामिनी खुशी खुशी दे देती है। बस अब जैसे कुसुम को एक जरिया मिल जाता है कि वो कामिनी से पैसे कैसे ले। कामिनी दीदी, वो ना मैं मार्केट जा रही थी तो माँ जी ने बोला कि उनके लिए एक नई चप्पल लेनी है और थोड़ा रसोई का सामान भी। हाँ तो मतलब पैसे चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। आपके पास चेंज है क्या? अरे खुले तो नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए ना देर हो रही है कुसुम। तुम एक काम करो, ये 5,000 रख लो, अभी जो लाना है ना उनके लिए ले आना और मुझे बाद में पैसे रिटर्न कर देना। इतना बोलकर वो कुसुम को 5,000 दे देती है और ऑफिस चली जाती है। कुसुम की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। अरे ये तो बढ़िया हो गया, माँ जी के नाम पर पैसे मिल गए। दीदी को कौन सा कुछ याद रहने वाला है कि मैंने क्या कहा था। अब तो ये पैसे हैं मेरे। इनसे मस्त शॉपिंग करूंगी। और वो करती भी यही है, अपने लिए शॉपिंग कर लाती है और चुपचाप सामान लाकर छुपा देती है। कामिनी को भी ऑफिस के काम में ध्यान नहीं रहता कि कुसुम ने उससे कुछ रुपए लिए थे। अब तो जैसे कुसुम को हर समय मन करता, वो किसी तरह अपनी सास का नाम लेकर अपनी जेठानी से पैसे ले लेती। एक दिन, हरीश बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो रही है, तू ला देगा? इससे पहले कि हरीश कुछ जवाब दे पाता, कुसुम फट से कहती है, अरे माँ जी, ये कहाँ ला पाएंगी, मैं ले आऊंगी ना। वैसे भी ना मैं घर पर बैठी बोर हो रही हूँ। ठीक है, माँ की दवाई 1,000 रुपये की आती है, ये लो। अरे मेरे पास है पैसे, अभी तुम रख लो, मैं ले आऊंगी। ये सुनकर हरीश बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, उसकी बीवी बचत करने लगी है। उधर कुसुम के मन में ये चल रहा था कि अगर हरीश पैसे देगा तो 1,000 ही देगा, पर अगर वो सास के नाम पर जेठानी से पैसे मांगेगी तो वो उससे ज़्यादा ले सकेगी। अगले दिन हरीश जब ऑफिस चला जाता है और उसकी सास सो रही होती है, कुसुम कामिनी के पास जाती है। दीदी, वो माँ जी ने ना हरीश से दवाई लाने के लिए कहा था, पर वो तो जल्दी में निकल गए और पैसे देना भी भूल गए। आपके पास है तो दे दीजिए ना, मैं अभी ले आती हूँ। अरे हाँ हाँ ठीक है, ये लो। ये ना 2-3 हज़ार है, इसमें आ जाएगी ना? हाँ हाँ, आ जाएगी। इतना कहकर कामिनी ऑफिस चली जाती है और कुसुम फिर से दवाई लेने के बहाने शॉपिंग पर चली जाती है। वो सास की दवाई ले आती है और अपने लिए 1-2 चीज़ें भी ले आती है। अब ना मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, कहीं किसी को शक ना हो जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन कुसुम को एक बहुत महंगा सूट पसंद आ जाता है और उसे वही तरकीब सूझती है।
पर इस बार वो कुछ अलग करती है। वो रसोई में जाती है और शांता से पूछती है, माँ जी, वही कहावत होती है ना, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हाँ हाँ होती तो है छोटी बहू, पर उसका क्या? देखिए ना, दीदी मान ही नहीं रही है। वो कह रही है कि 6 उंगलियां होता है। आप ऐसा करिए ना, अभी जब मैं उनके कमरे में इशारा करूंगी ना, तो आप 5 कहना। हाँ, अपनी उंगली से 5 दिखाना, और फिर वो आपकी बात मान जाएंगी। अच्छा अच्छा, मतलब 5 उंगलियां दिखाना है, ठीक है। उधर कुसुम कामिनी के कमरे में जाकर कहती है कि सास उससे किटी के लिए पैसे मांग रही है। किटी के लिए पैसे मांग रही है माँ जी? ठीक है, कितने देने हैं उनको? कुसुम कमरे से ही अपनी सास को देखती है और इशारा करती है। शांता पंजे का इशारा करती है। कामिनी कुसुम को फटाफट 5,000 दे देती है और कुसुम महंगा सा सूट लेकर आती है। एक दिन की बात है, कामिनी घर पर थी। माँ जी, बहुत दिन हो गए आपके पास बैठे हुए, ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ बेटा, सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। मुझे ना अपने लिए कुछ सामान लेना था, कभी तुम चलो ना साथ में। हाँ हाँ बताइए, क्या लेना है? एक तो नई चप्पल लेनी है और रसोई का कुछ सामान लेना है। नई चप्पल? अभी कुछ दिन पहले ही तो ली थी ना आपने, टूट गई क्या? अच्छी नहीं निकली? मैंने नई चप्पल? अरे नहीं तो बेटा। पर मुझसे तो कुसुम पैसे लेकर गई थी और उसने कहा था कि आपकी चप्पल लानी है, रसोई का सामान लाना है। ये सुनकर शांता के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने तो कुसुम से बोला ही नहीं था कुछ लाने को। फिर दोनों बैठकर सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि किस तरह से कुसुम दोनों को पागल बना रही है और कामिनी से पैसे मांग रही है। यह तो बहुत गलत हुआ कामिनी, हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर कुसुम कामिनी के पास जाकर कुछ लाने का बहाना करके पैसे मांगती है, पर कामिनी मना कर देती है। उल्टा वो उसी से हिसाब मांगने लगती है। कुसुम, वो कुछ दिनों से मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, ज़रा हिसाब तो दिखा देना। मुझे भी खर्चे का आइडिया हो जाएगा। ये सुनकर कुसुम एकदम सकपका जाती है और यहाँ वहाँ की बातें करके चली जाती है। कामिनी समझ जाती है कि इसके मन में चोर तो है। अब शांता को भी एक तरकीब सूझती है और वो कुसुम को बुलाती है। कुसुम सुनो तो, बेटा बहुत दिन हो गए, समधन जी नहीं आई हमारे यहाँ, कल उनको दोपहर को खाने पर बुला लो ना। ये सुनकर कुसुम तो उछली पड़ती है। हाँ हाँ माँ जी, मैं ना अभी मार्केट से जाकर अच्छा अच्छा खाने का सामान लेकर आती हूँ। वो जाकर अच्छा खासा सामान खरीद लाती है और शांता और कामिनी ने भी उसको सबक सिखाने का सोच रखा था। अगले दिन कुसुम की माँ लता खाने पर आती है। खाना खाकर वो जब जाने लगती है तब शांता कहती है, अरे अरे बहन जी, अभी कहाँ जा रही हैं? अभी तो शॉपिंग पर चलना है। शॉपिंग? ये सुनकर कुसुम तो खुशी के मारे झूमने लगती है कि आज तो उसकी सास उसे मनपसंद सामान दिलवाएगी। सब लोग शॉपिंग पर जाते हैं। कामिनी अपने लिए महंगा महंगा सामान देखने लगती है और ले लेती है। जब पैसे देने की बारी आती है तो अरे ये क्या हुआ, मेरा तो पर्स खाली है। ओहो, लगता है मैं गलती से दूसरा पर्स उठा लाई। आंटी जी, अभी आप पैसे दे दीजिए ना, मैं बाद में दे देती हूँ। लता उस समय कुछ नहीं कह पाती और कामिनी का 5,000 का बिल उसे देना पड़ता है। ये देखकर कुसुम का मुंह बन जाता है। पर शांता और कामिनी मन ही मन सोच रहे थे कि इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अरे बहन जी, आप इतने दिन बाद आई है, एक साड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। नहीं नहीं, अरे मैं कह रही हूँ ना, ले लीजिए। कुसुम अपनी माँ को महंगी से महंगी साड़ी लेने का इशारा करती है और लता वैसा ही करती है। फिर शांता पैसे देने के लिए पर्स खोलती है। अरे इसमें से पैसे कहाँ गए? इसमें तो 20,000 थे। ओहो, अब मैं पैसे कहाँ से दूँ? लता बहन जी माफ़ कीजिए, पर अभी आप ही दे दीजिए। ये सुनकर लता और कुसुम के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पर उस समय साड़ी की 5,000 लता को ही देने पड़ते हैं। ऐसा करते करते शांता और कामिनी कुसुम की मम्मी के 30-35,000 रुपये का खर्चा करवा देते हैं। घर आकर शांता और कामिनी एक कमरे में बैठकर यही सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने कुसुम को अच्छा सबक सिखाया, और उधर कुसुम हाथ मलती रह जाती है कि सास और जेठानी ने उसकी माँ के कितने पैसे खर्च करवा दिए। सास की उल्टियाँ। भाई, जिस घर में बहू को उल्टियाँ होनी चाहिए, अगर वहाँ सास को उल्टी हो रही हो तो
क्या हुआ मम्मी जी? आपकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे पानी नहीं बहू, तू तो नींबू ले आ, वो भी खट्टा वाला। बड़ा दिल कर रहा है, जरा काला नमक भी ले आना। काला नमक, नींबू, खट्टा, उल्टी, क्या हो गया माँ जी? मुझे डर लग रहा है कि ये सब की वजह कहीं वो तो नहीं ना? आप क्या हो गया है आपको? हाय, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोहल्ले में? अरे कैसी बात कर रही है बहू? अरे कुछ भी नहीं है, कल रात को भी मुझे उल्टी हुई थी, पता नहीं कब ठीक होंगी ये उल्टियाँ। अब तो जो भी होगा 9 महीने के बाद ही होगा ना सासू माँ। फिर से उल्टी? मम्मी जी, आपको नहीं लगता इन दिनों आपको कुछ ज्यादा ही उल्टियाँ हो रही हैं, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को होती है? मुझे लगता है आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कहीं दादी बनने की उम्र में आप माँ ना बन जाए। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? क्या बोल रही है? माँ ऐसे नहीं बन जाते, माँ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे अब तो तेरे ससुर भी नहीं रहे। वैसे बहू, मजाक अपनी जगह है, तू इतनी छोटी बात के लिए डॉक्टर को दिखाने की बात कर रही है। अरे कोई जरूरत नहीं है, थोड़े दिनों में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शाम को बहू किचन में खाना बनाने के लिए जा रही थी कि अचानक उसकी नजर सास पर पड़ती है। मम्मी जी, ये आप चोरी चोरी क्या खा रही हो? अरे मम्मी जी, ये हाथ पीछे क्यों कर रही हैं? सामने लाइए हाथ, क्या है दिखाइए आपके हाथ में। मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, प्लीज बहू तू जा, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। वैसे भी ना कल तेरी बातों से मुझे ऐसे ही डर लग रहा है। वैसे तुझे खाना बनाना होगा ना, बना बेटा, अचार है ये। सास वहां से चली जाती है, लेकिन बहू के मन में तो अचार के साथ विचार घूम घूम कर आते रहते हैं। मम्मी जी अचार लेकर क्यों जा रही है और ऐसे चोरी चुपके क्यों खा रही है? कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? मम्मी जी कहीं पेट से तो नहीं? मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी इस उम्र में भी इतनी ओपन माइंडेड होंगी। वैसे मम्मी जी ने किसी को बताया क्यों नहीं? कहीं ये बच्चा किसी और का तो नहीं है? हो सकता है क्योंकि मैंने मम्मी जी को डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अगर ऐसी बात है तो सबको पता चलनी ही चाहिए। अगले दिन, माँ आपको पता है मेरी सास पेट से है। माँ मैं क्या करूं? ससुर जी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरी सास की रंग रलिया तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या? ये क्या बोल रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? तू भी ना। अरे पता है तेरी सास कितनी अच्छी है। अरे उनका नाम है समाज में, ऐसे कुछ भी ना बोल बेटा। तू आजा माँ, यहाँ आकर मेरी सास की हरकत देख। अरे उल्टियाँ करना, नींबू चाटना, अचार की पूरी कटोरी चट कर जाती है। अरे माँ, प्रेगनेंसी में जैसा होता है ना वैसा ही सब कुछ चल रहा है। और पता है मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चा सासू माँ की बॉयफ्रेंड का है। हाँ हाँ बेटा, ये तो सारी वही वाली हरकतें हैं। अरे वाह, तुम्हारी सास का इस उम्र में भी बॉयफ्रेंड है। और एक तुम्हारी बहन को देखो, बॉयफ्रेंड मिलना तो दूर, शादी के लिए अच्छा लड़का भी नहीं मिल रहा। चल रखती हूँ, तेरे पापा के लिए खाना बनाना है। थोड़े दिन बाद बहू बाहर जाती है और पड़ोसन के साथ, नमस्ते आंटी जी, आपको ना एक बात बतानी है। आप नहीं जानती मेरी सास कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। उल्टियाँ होती रहती हैं उन्हें, छिप छिप कर अचार और चटनी खाती हैं। और बर्ताव की तो बात ही मत करो, कभी अच्छा कभी बुरा, किसी को भी पता चल जाए कि वो पेट से है। पड़ोसन भी मजे लेकर वहां से चली जाती है। फिर बहू ननद से कहती है, तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता क्या कि तुम्हारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है? तुम्हें एक नया भाई मिलने वाला है, बधाई हो। ऐसे ही करके बहू सब जगह अपने मायके और आस पड़ोस में ऐसी अफवाह फैला देती है कि जिसके बारे में उसके पति को भी पता लग जाता है। ये तुम माँ के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें फैला रही हो? शर्म आनी चाहिए। माँ ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी इज्जत बनाने में, और तुम हो कि प्लीज निकल जाओ मेरे घर से, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ओए, अब तो मैं ही नहीं रहूंगी इस घर में, तुम क्या निकालोगे मुझे? मैं ऐसे भी इज्जतदार घर की बेटी हूँ मैं। कल को सासू माँ बच्चा देंगी
तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? नाना, जच्चा बच्चा की देख रेख करने के लिए मैं ही बची हूँ क्या? और मैंने क्या फैलाया? हाँ, अरे सबको दिख ही रहा है। और इसमें गलती मेरी नहीं, तुम्हारी माँ की है इस उम्र में। तभी सास आ जाती है। बहू, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जहाँ जाऊं लोग मुझे देखकर मजाक उड़ाते हैं। रास्ते में गलती से उल्टी हो जाए तो लोग बच्चा है, ख्याल रखा करो, ऐसा कहते हैं। बहू, मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आए हाय, देखो तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जरा तो शर्म करो। जिस उम्र में बेटे का बच्चा खिलाना चाहिए, बहू से अपना बच्चा खिलाने की कोशिश में लगी है। माँ जी, ये सब ठीक नहीं है। बस कर बहू, अब एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा। वाह, क्या ठीक नहीं होगा? जब मैं कह रही थी कि डॉक्टर के पास चलिए तो सांप सूंघ गया था आपको। क्यों? इतनी सच्ची और अच्छी हैं तो चलिए ना मेरे साथ, क्यों नहीं जा रही? सास और पति शांत हो जाते हैं। बेटा, ये पागल हो चुकी है। या तो तू इसे लेकर अलग हो जा या मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दे। वैसे भी इस मोहल्ले में इसने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है कि रहना मुश्किल है यहाँ। सास वहां से रोती हुई चली जाती है। लेकिन बेटा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये फाइनल है। लेकिन मेरी माँ इस उम्र में बीमार नहीं पड़ सकती क्या? मेरी माँ कोई पेट वेट से नहीं है। उनको एक तरह की बीमारी है जिसमें उनको कुछ समय तक उल्टियां होती रहती है और कुछ अलग अलग खाने का मन करता है, बस। और एक तुम हो, बिना कुछ जाने बस अपने आप से गलत खबर फैलाई जा रही हो। और अब जो तुमने गलत खबर फैलाई है ना, बस इसे फैलाती रहो, क्योंकि मैं तो अपनी माँ का इलाज करा ही रहा हूँ, वो भी बेस्ट डॉक्टर से। क्या सच्ची? मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, पर मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? पति पत्नी के बीच की बात कोई तीसरा भी सुन लेता है और ये बात सबको पता चल जाती है। और एक दिन जब बहू बाजार जाती है तो अरे यही है, इसने ही अपनी सास के बारे में उल्टी सीधी बात फैलाई कि वो पेट से हैं। हाँ, मैंने भी सुना। अरे कैसी बहू है, इसने तो यहाँ तक बात फैला दी थी कि इसकी सास का चक्कर चल रहा है। अगर मेरी बहू ऐसा करती ना तो मैं उसको घर से निकाल देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे कोई बहू भला अपनी सास के बारे में ऐसा बोलता है? कितनी बदकिस्मत है इसकी सास। बहू ये सारी बात सुनती है और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है अपने किए पर। जो लोग कल तक उसकी सास को भला बुरा बोल रहे थे, वो आज उसे ही भला बुरा बोल रहे थे।